नमस्कार दोस्तों, जीके डिस्कशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मेरा सेट प्रैक्टिस का 48 क्लास है, ठीक है। ये इसके पहले जो है वो सेट ये रिवीजन करवाए थे, लेकिन आज क्लास हो रहा तो उसमें भी 48 लिखा गया था मिस्टेक से, तो कोई बात नहीं, वो रिवीजन क्लास था, ठीक है। आज तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी तरंग है। अनुदैर्ध्य तरंग इनमें से कौन सा है। इन चार में से ढूंढना है कि अनुदैर्ध्य तरंग कौन सा है। क्या थर्मल विकिरण है, या एक्सरे है, या पराबैंगनी किरण है, या भूकंप की तरंग है। तो पूछ रहा है क्या कि अनुदैर्ध्य तरंग कौन सी है। तो इनमें क्या हो जाएगा आंसर। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या हो जाएगा, तो भूकंप की तरंगे जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। और बाकी ये तीनों जो होता है वो क्या है, तो ये अनुप्रस्थ हो जाएगा। लेकिन अनुदैर्ध्य पूछ रहा है तो क्या, तो भूकंप की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती है। अगला है कि समुद्र का नीला रंग किसके कारण होता है। समुद्र का नीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है। क्या प्रकाश तरंग की व्यतिकरण के कारण, या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या प्रकाश तरंग के ध्रुवीकरण, या प्रकाश का विवर्तन, किसके कारण होता है। समुद्र का नीला रंग किसके कारण होता है, तो किसके कारण होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब क्या होता है, तो क्या होता है, फैलाव होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है। इन चारों में से टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है। क्या जो होता है वो लेक्लांसी सेल का, या शुष्क सेल का, या लेड सेल का, या वोल्टिक सेल का। टॉर्च में किस सेल का प्रयोग किया जाता है। तो टॉर्च में किसका प्रयोग किया जाता है, तो शुष्क सेल का। किसका, तो शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है टॉर्च में। टॉर्च की बात करें तो ये क्या होता है, तो विद्युत रासायनिक होता है। क्या, तो विद्युत एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल होता है। टॉर्च ये क्या होता है, शुष्क सेल जो होता है वो एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल होता है। ये जो होता है वो कम विद्युत से चलने वाले चीजों में जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रेडियो हो गया, टॉर्च हो गया, कैलकुलेटर हो गया। ये सब में जो होता है वो किसका प्रयोग किया जाता है, तो शुष्क सेल का। किसका, तो शुष्क सेल का। तो इसका एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। ट्रांस ट्रांजिस्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। कैलकुलेटर में इसका प्रयोग किया जाता है। रेडियो आदि में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य होता है क्या, सबसे कम होता है, या सामान्य होता है, या सबसे अधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो कितना होता है। क्या सबसे कम होता है, तो हाँ, बैंगनी रंग का जो है वो तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे ज्यादा किसका होता है, सबसे ज्यादा जो होता है वो किसका, तो लाल रंग का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, और बैंगनी का सबसे कम होता है। अगला है कि विद्युत इस्त्री में प्रयोग किया जाता है क्या। विद्युत इस्त्री में जिससे आप लोग कपड़ा आयरन करते हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि किसका प्रयोग किया जाता है। क्या तांबे का तार का, या नाइक्रोम के तार का, या टंगस्टन के तार, या लोहे के तार। किस तार का जो है विद्युत इस्त्री में प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम के तार का। ये अभ्रक के ऊपर जो होता है वो नाइक्रोम के तार को लगाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये क्यों किया जाता है, तो ये वोल्टता को घटाने बढ़ाने के लिए जो होता है वो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रतिवर्ती धारा के रूप में, या तरंग ऊर्जा के लिए, या दिश धारा, या समान धारा, किसके रूप में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो प्रतिवर्ती धारा मतलब धारा यानी विद्युत धारा, करंट इधर से उधर जाने के लिए, घटाने या बढ़ाने के लिए। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो प्रत्यावर्ती धारा के रूप में ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला है कि गर्म सूप जो है वो स्वादिष्ट क्यों लगता है। गर्म सूप जो है वो स्वादिष्ट क्यों लगता है, इसका क्या कारण है। क्या यह मसालों का मिश्रण होता है, इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, या इसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, या यह गर्म होता है।
गर्म सूप जो है वो स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो इसका ये कारण है कि इसका क्या होता है, पृष्ठ तनाव जो होता है वो कम हो जाने के कारण जो होता है वो जीभ के ऊपर अच्छे तरीके से एकदम फैल जाता है, जिससे कि जीभ के जो होता है वो अनेक भाग में जो है ये फैल जाता है, जिससे जो होता है वो ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो पृष्ठ तनाव कम होने के कारण क्या लगता है, स्वादिष्ट लगता है। अगला है कि अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे। अल्बर्ट आइंस्टीन एक प्रसिद्ध थे मतलब क्या थे? क्या एक चिकित्सक थे, या रसायन शास्त्र थे, या भौतिक शास्त्र थे, या जीव विज्ञान थे? ये अल्बर्ट आइंस्टीन जो होते हैं वो क्या थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो ये क्या थे, तो ये भौतिक शास्त्री थे। क्या थे? तो भौतिक शास्त्री थे। सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए इनको जाना जाता है। किसके लिए? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो यही दिए थे, सापेक्षता का सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण के लिए किसको जाना जाता है? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। E बराबर mc स्क्वायर आप लोग पढ़े होंगे। E बराबर mc स्क्वायर जो है वो आप लोग पढ़े होंगे। तो ये दोनों जो है तब सिद्धांत किसने दिए थे? तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो है वो दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ता है, माध्यम मतलब क्या, ठोस द्रव गैस कोनो माध्यम, तो जब किसी माध्यम का ताप मतलब टेम्परेचर जब उसका बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग मतलब कि प्रकाश जब अगर किसी चाल से अगर गति कर रही है तो क्या वो बढ़ा देगा, घटा देगा, या उसमें कुछ नहीं होगा? तो यही पूछ रहा है कि क्या बढ़ जाता है, या परिवर्तित रहता है, या घटता है, या तेजी से घट जाता है? तो ये जब किसी माध्यम का तापमान बढ़ाए या घटाए, इसका जो होता है वो क्या होता है, तो अपरिवर्तित रहता है, मतलब कि प्रकाश के वेग पर जो है वो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश के वेग पर जो होता है वो ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि क्या हो जाएगा, तो ये अपरिवर्तित रहेगा, मतलब कि नहीं बदलेगा, जितना वेग से चल रहा था उतना ही वेग से चलते रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे आधारित होता है? क्या नाभिकीय विखंडन पर, नाभिकीय संलयन पर, या परिग्रहण अभिक्रियाएं, या कृत्रिम तत्वांतरम पर? तो ये नाभिकीय हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर होते हैं? तो ये नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम की बात कर लें तो परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पे आधारित होता है। ठीक है, चलिए अगला है कि इनमें से कौन सी एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? इनमें से कौन सी जो है वो एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है? क्या जर्मन सिल्वर है, या पीतल है, या कांसा है, या मैग्नेलियम है, या मैग्नेलियम है? तो इस पूछ रहा है क्या कि इनमें से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो एल्यूमिनियम का मिश्र धातु इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये जो होता है मैग्नेलियम। मैग्नेलियम जो होता है वो एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। ये जो होता है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का मिश्रण होता है। मैग्नेलियम क्या होता है, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। एल्यूमिनियम और किसका मिश्रण होता है, तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। मैग्नीशियम का मिश्रण होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग जो होता है वो वायुयान तथा जहाज बनाने में इसका प्रयोग जो होता है वो किया जाता है। कहाँ, तो इसका प्रयोग जो होता है वो कहाँ किया जाता है, तो वायुयान तथा जहाज बनाने में किया जाता है। पानी वाला जहाज बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसमें क्या खासियत है जो ग्रेफाइट को जो होता है वो पेंसिल के रूप में प्रयोग किया जाता है? क्या यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है, या फिर यह कार्बन का प्रूफ होता है, या सस्ता होता है, या मुलायम तथा भंगुर होता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है वो पेंसिल में क्यों किया जाता है, तो पेंसिल में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है, तो कागज पर
या कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। इसलिए जो होता है ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है वो कहाँ किया जाता है, तो पेंसिल के रूप में किया जाता है। और ग्रेफाइट की बात करें तो ये क्या होता है, तो ये कार्बन का एक अपरूप होता है। ठीक है, अगला है कि नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन सी जो होता है आबंध होता है। नाइट्रोजन गैस के अणु में कौन सा आबंध होता है, क्या आयनिक आबंध होता है, या एकल सहसंयोजी होता है, द्वि सहसंयोजी, या त्रि सहसंयोजी होता है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन अणु गैस में जो होता है वो त्रि सहसंयोजक आबंध पाया जाता है। अगला है कि न्यूक्लियॉन का मान होता है। न्यूक्लियॉन का मान इन चार में से हम किसको कहेंगे, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, या न्यूट्रॉनों की संख्या को, या प्रोटॉनों की संख्या को, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या को। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन की संख्या। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर क्या होता है, तो न्यूक्लियॉन की संख्या होती है। अगला है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है वो कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर की पहले बात कर लेते हो। तो नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, तो एक प्रकार ऊर्जा जो होता है उत्पन्न करने वाला, यानी कि ऊर्जा को बनाने वाला जो होता है एक तरह का मशीन होता है। तो ये क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय कौन सी ऊर्जा होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो उत्पन्न होती है, और ये नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। और इसकी बात कर लें तो इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है वो ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का, ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी, तो एनरिको फर्मी ने किए थे। ठीक है, चलिए अगला है कि कोयला किस प्रक्रिया से बनता है। कोयला जो होता है वो किस प्रक्रिया से बनता है, क्या कार्बोनाइजेशन प्रक्रिया के तहत, या डिस्टिलेशन, या वो वेपोराइजेशन, या एवोपरेशन, किसके तहत जो होता है वो कोयला बनता है, किस प्रक्रिया के तहत। तो कोयला कैसे बनता है कि लाखों करोड़ों वर्ष पुराना जो होता है पेड़ पौधे या कोई जानवर वगैरह जो होता है वो अंदर दबे रहते हैं, तो उच्च दाब और उच्च ताप के कारण इतना ज्यादा प्रेशर और इतना ज्यादा गर्मी उसमें बनता है कि जिसके वजह से क्या होते हैं, तो ये जो होता है पेड़ पौधे नीचे जितने भी जीवाश्म होते हैं वो क्या करते हैं, तो कोयला और पेट्रोलियम का रूप ले लेते हैं। तो ये किसके तहत बनता है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो कार्बोनाइजेशन। तो कोयला किसके तहत बनता है, तो कार्बोनाइजेशन के तहत बनता है। कोयला जो होता है वो कार्बोनाइजेशन के तहत बनता है। कोयला की बात कर ले तो इसको जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह जीव के जो होता है वो सड़ने गलने और बहुत लाखों वर्ष के बाद जो होता है वो कोयला बनता है। तो ये क्या होता है, कोयला को हम क्या कहते हैं, तो जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन के नाम से किसको जाना जाता है, तो कोयला को जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। इनमें से कौन सामान्य नमक का स्रोत है, तो क्या बॉक्साइट है, या हैलाइट है, या पाइराइट है, या कैल्सियाइट है। तो इनमें से कौन सामान्य नमक का स्रोत है, तो ये क्या हो जाएगा, हैलाइट। क्या, तो हैलाइट जो होता है वो सामान्य नमक का स्रोत है। अगला है कि मनुष्य का मूत्र में कौन सी एसिड पाई जाती है। कौन सी एसिड पाई जाती है, क्या यूरिक एसिड पाई जाती है, या मैलिक एसिड, या लैक्टिक एसिड, या टैनिक एसिड। कौन सी एसिड पाई जाती है, तो ये क्या पाया जाएगा, यूरिक एसिड। कौन सी एसिड पाई जाती है, तो यूरिक एसिड पाई जाती है। यूरिक एसिड की बात कर लें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला C5 होता है H4N4O3 होता है। ठीक है, और मैलिक एसिड जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, तो ये सेब में पाया जाता है। और लैक्टिक जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। चलिए अगला है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का जो होता है वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम इनमें से कौन सा है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण मतलब कि प्रोटीन के कारण जो कुपोषण होता है उनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्या बाल क्षय के नाम से जाना जाता है, या बाल वक्र, इसको बाल क्षय कहिए, या फिर किस नाम से, तो मरासमस। बाल क्षय या मरासमस जो अगर दिया रहेगा तो ये दोनों जो होता है वो एक ही होता है, या फिर भुखमरी कह लीजिए। बाल क्षय या मरासमस या भुखमरी ये सब जो होता है वो एक ही बीमारी का नाम है। तो बाल क्षय या मरासमस या भुखमरी
किसको कहा जाता है? तो ये इसी को कहा जाता है। और ये इसकी बाल वक्र की बात करें तो इसको जो होता है क्या कहा जाता है? तो रिकेट्स के नाम से जाना जाता है, रिकेट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से क्या होता है? तो मरासमस, ज्यादातर जो होता है वो एग्जाम में मरासमस देखने को मिलता है। तो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम जो होता है वो बाल क्षय यानी मरासमस या फिर भूखमरी, ये बीमारी जो होता है वो ज्यादातर छोटे बच्चे में, मतलब 1 से 1.5 साल वाले बच्चे में देखने को मिलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बाल क्षय हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग हो जाता है? शरीर के किस अंग की खराबी से क्या होता है? मधुमेह, मधुमेह रोग कहिए या फिर चिनिया रोग कहिए, चीनी रोग, मधुमेह रोग या चिनिया रोग। तो ये शरीर की किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है? क्या लीवर की खराबी से, या पैनक्रियाज, या अग्नाशय, या किडनी, या हृदय? किसके कारण जो होता है वो मधुमेह रोग हो जाता है? तो ये मधुमेह रोग की बात करें तो ये पैनक्रियाज या अग्नाशय के खराब हो जाने के कारण क्या होता है? तो ये क्या करती है? अग्नाशय से क्या होता है? तो इंसुलिन, इंसुलिन अगर कम मात्रा में निकलने लगती है तो ये बीमारी जो होता है वो होने की चांसेस बढ़ जाती है। और इसमें क्या होता है? तो इसमें जो होता है वो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। मधुमेह रोग यानी कि इसको किस नाम से और जाना जाता है? तो मधुमेह कहिए या चीनी बीमारी कहिए, मधुमेह या चीनी बीमारी, चीनी बीमारी कहिए, ये दोनों जो है वो एक ही है। तो मधुमेह रोग में क्या होता है? तो ये जो होता है वो अग्नाशय कहिए या फिर पैनक्रियाज, दोनों एक ही नाम है। तो इसमें क्या होता है? तो इंसुलिन कम मात्रा में अगर स्रावित करने लगता है जिससे क्या होता है? तो ये मधुमेह रोग देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होती है? तो इस बीमारी में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि अगर मधुमेह हो गया है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है या घट जाती है या स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्याप्त होता है? घेंघा रोग तो सब लोग जानता है कि आयोडीन कम लेंगे तो ये घेंघा रोग देखने को मिलेगा, लेकिन ये किस क्षेत्र में ज्यादातर देखने को मिलता है घेंघा रोग? क्या तटीय क्षेत्र में, या पहाड़ी क्षेत्र में, या फिर रेगिस्तानी क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो घेंघा रोग अगर हो जाए, घेंघा रोग ज्यादा प्रकोप कहाँ देखने को मिलती है? तो ये पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र की मिट्टी और पानी में क्या होता है? तो आयोडीन की कमी होती है। यही बात कर ले कि सागरीय क्षेत्र में क्या होता है? सागरीय क्षेत्र में क्या होता है? तो वहां मिट्टी और पानी में क्या होता है? तो नमक की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है? विटामिन ए जो होता है वो कहाँ संग्रहित होता है? क्या फेफड़ा में, वृक्क या छाती, या फिर यकृत? तो विटामिन ए जो होता है वो कहाँ संग्रहित होता है? तो ये यकृत यानी कि जिगर, कहाँ होता है? तो ये यकृत में होता है। यकृत में जो होता है वो संग्रहित होता है। विटामिन ए की बात कर ले तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और ये क्या होता है? तो वसा में घुलनशील होता है, इसलिए इसको जो होता है वो यकृत में संचित रहता है, क्योंकि ये पूरे बॉडी में जो होता है वो वसा पाया जाता है। तो उसमें घुल जाएगा तो फिर सारे बॉडी को कहाँ से दे पाएगा, इसलिए उसमें रहता है। अगला है कि थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यानी कि थायराइड ग्रंथि जो होता है वो शरीर में कहाँ पाया जाता है? क्या यकृत में पाया जाता है, गला में पाया जाता है, या आंख में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये थायराइड ग्रंथि जो होती है वो कहाँ? तो गला में पाया जाता है। गला के पूर्वी क्षेत्र में जो होता है वो पाया जाता है। अगला है कि निम्न प्रजाति में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है, मतलब अपने इंडिया का नहीं है? क्या होलिस्टीन फ्रीजियन, या गिर, या रेड सिंधी, या थार पाकर? तो ये जो होता है वो कौन सी प्रजाति जो है वो देसी नहीं है? तो कौन सी नहीं हो जाएगी? तो ये फ्रीजियन, फ्रीजियन जो होता है वो क्या है? तो देसी नहीं है। ठीक है, तो आज का जो है 25 क्वेश्चन जो होता है वो समाप्त हो गया। तो आप लोग को मेरा क्लास कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।